ई बैंकिंग सर्विस किसको बोलेंगे? तो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ई बैंकिंग सर्विसेज मॉडर्न बैंकर जो प्रोवाइड करता है, वो सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन यानी चेकबुक का स्टेटस, अकाउंट समरी, क्रेडिट डेबिट कार्ड की इंक्वायरी, इंटर बैंक इंक्वायरी। इसमें प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से शुरू होता है, जिसमें बताया मैंने अकाउंट समरी, चेक स्टेटस इंक्वायरी, क्रेडिट डेबिट कार्ड इंक्वायरी, इंटर बैंक इंक्वायरी और स्टैंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर यानी आपके अकाउंट में से कोई पैसा डेबिट कराना है हर महीने, जैसे ईसीएस फैसिलिटी होती है, हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट में से कोई दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हो, तो उसका ऑर्डर जो बोलते हैं उसको स्टैंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। फिर फैसिलिटेटिंग फंड्स ट्रांसफर, ऑन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं थर्ड पार्टी दूसरे बैंक अकाउंट में। ऑथोराइजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ फंड्स ट्रांसफर, ऑथोराइजेशन मतलब अप्रूव करना जिसको बोलेंगे, और दूसरा टर्मिनेशन ऑफ फंड ट्रांसफर, टर्मिनेशन का मतलब रोक देना फंड ट्रांसफर को। रेंडरिंग पेमेंट सर्विस, जिसमें बिल पेमेंट, परचेस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, ये पेमेंट सर्विस के अंदर आता है। फिर ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट सर्विस, जिसमें शेयर्स का पेमेंट करना, फिक्स डिपॉजिट प्लेसमेंट यानी मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं ओपन करना, यूनिट ट्रस्ट एप्लीकेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, यूनिट ट्रस्ट क्या होता है बताइए? यूनिट्स परचेस करते हैं, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो पहले है ना यूटीआई बैंक है ना, वो अभी एक्सिस बैंक के नाम से जानी जाती है। पहले वो यूटीआई बैंक, अभी भी एक्सिस बैंक के अंदर अगर आप आईएफएस कोड देखोगे ना, तो इसमें यूटीआई लिखा आता है, यूटीआई बी वहां से शुरू होता है। फिर इन्वेस्टमेंट सर्विस, सॉरी, यस, इन्वेस्टमेंट के बाद पासबुक एंट्रीज, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, आप घर पे बैठ के पासबुक प्रिंट कर सकते हो। एंड होम बैंकिंग सर्विस, जिसमें अगर बहुत दूर अगर कोई इंसान रहता है या ओल्ड एज है, तो उसको घर पे बैठ के सर्विस मिलेगी है। स्पीडिंग अप ऑफ क्लियरिंग एक्टिविटीज, जिसमें माइकर चेक, MICR, बराबर नहीं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फुल फॉर्म MICR, बराबर नहीं, माइकर चेक होता है। फिर इसके बाद में रेमिटिंग मनी सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से। इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे मैंने बताया, टेलीफोन चार्जेस या इंश्योरेंस प्रीमियम आपके अकाउंट में से डायरेक्टली कट जाएगा। फिर ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्विफ्ट नाम की एक फैसिलिटी, जिसमें दुनिया की कोई भी जगह पे अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्टिंग एज डिपॉजिटरी एजेंट, डीमैट अकाउंट के लिए डिपॉजिटरी एजेंट की तरह से काम करना। और सारे शेयर्स तुम्हारे पास जो आएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएंगे। फिर एनेबलिंग कस्टमर्स टू विड्रॉ कैश एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे थ्रू ATM, कभी भी कैश विड्रॉ किया जा सकता है। एंड कौन सा एडवांटेज? टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी आपको पता चलता है कि स्पॉट एक्सचेंज रेट मतलब आज का, फॉरवर्ड यानी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद का, फ्यूचर ऑप्शन यानी 6 महीने, स्वैप मार्केट यानी अपने एक मार्केट में से दूसरे मार्केट में सीधे करेंसी को ट्रांसफर करना, ये सभी बैंकिंग से कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक, चेक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक। चेक को क्या बोलते हैं पता है? इट इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बराबर, यानी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको अपने बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं ना, और बिल्स पेबल वैसा ही, लेकिन उसको है ना किसी बैंकर के ऊपर लिखा जाता है, और नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। और इसमें ने याद रखो इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ट्रंकेटेड चेक यानी यहाँ पे लिखा गया है NI एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, सेक्शन 6B के अंदर, a check which is truncated during the course of a clearing cycle, either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment immediately on generation of an electric image for transaction substituting the further physical movement of the check in writing। मतलब क्या? कई बार क्या चेक भेजने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे अगर बात करें मल्टी सिटी चेक्स होते हैं, उसको एक सिटी में से दूसरे सिटी में क्लियरिंग के लिए कब भेजेंगे? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज निकाली जाती है, स्कैन करके उसको भेज दिया जाता है। ये सारे चेक को स्कैनिंग करके वहां पे भेज के उसको
क्लियर किया जाता है, तो दिस इज ट्रंकेटेड चेक इसको बोला जाता है, राइट। और इसको पेमेंट रिसीव करने के लिए या पेमेंट करने के लिए, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। अब देखो इसके एसेंशियल फीचर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज है जो फिजिकल पेपर चेक की, और ये सिर्फ कौन कर सकता है, क्लियरिंग हाउस या बैंक। एनी होल्डर और ड्रोवर वो चेक को कभी भी ट्रंकेट नहीं कर सकता। एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रंकेटेड चेक विल सब्स्टिट्यूट द फिजिकल चेक, वो फिजिकल चेक की जगह यूज की जाएगी, बराबर। इमीडिएटली फ्रॉम द टाइम ऑफ ट्रंकेशन, यानी जिस वक्त से उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट किया ना, तब से उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ट्रंकेशन कैन बी डन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर कलेक्शन। जैसे बताया ना मैंने, भेजना चेक टाइम लगता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज 1 सेकंड में चली जाएगी। द फिजिकल चेक आफ्टर ट्रंकेशन, याद रखो ये इंपॉर्टेंट, तुमको फिजिकल चेक भी मेंटेन करना है, उसको रिटेन करना है अपने पास, संभाल के रखना है, क्लियरिंग हाउस या तो बैंक के द्वारा। The addition of digital signature of the truncating bank or clearing house to the truncated check is optional, since the negotiable instrument tax is silent on this issue. ऑप्शनल मतलब तुम करो डिजिटल सिग्नेचर तो भी चले, ना करो तो भी। अभी डिजिटल सिग्नेचर का मतलब कोई डिजिटल साइन नहीं करनी होती है, पासवर्ड। पासवर्ड क्या होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर या ओटीपी डिजिटल सिग्नेचर है। अब एडवांटेज, ये सिक्योर क्लियरिंग सिस्टम है, इसमें चेक को क्लियरिंग प्रोसेस से पास नहीं होना पड़ता है। This will reduce the time to complete the clearing cycle of check presenting, returning as well as check realization time. सब जगह पे रिटर्न करना चेक, उसमें भी टाइम लगता था। मैंने चेक दिया, बैंक ने क्लियरिंग हाउस को दिया, क्लियरिंग हाउस ने सामने वाले बैंक को दिया, सामने वाले बैंक ने चेक किया कि बैलेंस वगैरह बराबर है कि नहीं, सिग्नेचर वगैरह बराबर है कि नहीं। उसके बाद में अगर नहीं हुआ तो रिटर्न किया, फिर मुझ तक आया। या तो सीधा सीधा एक ही जगह पे बैठ के सब कुछ हो जाएगा। एग्जिस्टिंग चेक रियलाइजेशन टाइम स्पैन वेराइज फ्रॉम 1 to 10 days, 1 से 10 दिन के बीच में होता है ये। द न्यू चेक इमेजिंग सिस्टम विल मिनिमाइज दिस T+1 day। अब टी का मतलब चेक रिसीविंग डे, आज की डेट है ना, आज मैंने चेक रिसीव किया 12 बजे से पहले, तो कल शाम तक मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, समझे। चेक इमेजिंग विल रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग ड्यू टू द लोअर कॉस्ट इन्वॉल्व इन द फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेक। अब कॉस्ट सेविंग क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है, कोई आदमी की जरूरत नहीं है, जो डेस्क पे बैठा है वही इसको स्कैन कर लेगा। स्टोर करने का खर्चा बच जाता है, और लूजिंग फिजिकल चेक, ट्रांसपोर्टेशन में अगर चेक गुम हो गया तो उसके चांसेस भी कम। फास्टर कलेक्शन ऑफ चेक, तो एक्सेप्टेंस विंडो और क्रेडिट करने में टाइम बहुत कम जाता है। रिमूविंग जोग्राफिकल डिपेंडेंसीज, अब जोग्राफिकल अहमदाबाद का भी चेक अगर अपने पास हो ना, तो भी हम ट्रंकेट करके उसको यूज कर सकते हैं। एनहांस सिक्योरिटी एज द ओरिजिनल पेपर इज अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ ट्रंकेशन, बताया ना, कस्टडी में रखना है ओरिजिनल पेपर को, उसको ऐसे नहीं कि फेंक देना है ओरिजिनल चेक को। अब इलेक्ट्रॉनिक चेक, वो 6A में बताया गया है, ये मिरर इमेज, उसके जैसे सेम टू सेम इमेज is generated, written and signed in a signature with or without biometric signature and asymmetric crypto system। यहाँ पे एग्जैक्ट मिरर इमेज पेपर चेक की होती है, यानी पेपर चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज, जैसे बोले ना फोटो इसका, इट इज जनरेटेड, रिटन एंड साइन इन अ सिक्योर मैनर यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर विच हैज बीन लीगली रिकॉग्नाइज्ड। उसको साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज की जाएगी, बायोमेट्रिक सिग्नेचर हो या ना हो चलेगा। डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द ड्रोवर इज कंपलसरी, किसकी, चेक लिखने वाले की सिग्नेचर चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ये क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड, अल्फाबेट भी नंबर भी, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं उसके अंदर, जैसे @ अंडरस्कोर डैश, ये सब। अब कैसे ये चेक बनता है, देखो पहले तो ई चेक कंप्यूटर के ऊपर बनाया जाता है एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के जरिए से, बराबर। पता है ये ई चेक कहाँ पे आता है, पहले आता था, अब तो ये भी बंद हो गया।
डीमेट अकाउंट आ गया ना, उसके बाद में ये बंद हो गया। पहले डिविडेंड के जो पैसे आते थे ना वो ई चेक से आते थे, कंप्यूटर से बनाया जाता था ये, बराबर ना। ही एंटर्स ऑल द पर्टिकुलर्स लाइक नेम इन ऑफ द ड्रॉई, बैंक, डेट, पेई अमाउंट, सिग्नेचर सब। उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर से उसको साइन करता है, क्योंकि नीचे सिग्नेचर भी है ना, प्रिंटेड होती है। जो ऑफिसर की सिग्नेचर है ना वही प्रिंटेड होती है। उसके बाद में इट इज देन फॉरवर्डेड टू द पे थ्रू ईमेल और इंटरनेट। फिर उसको ईमेल या तो इंटरनेट से भेज दिया जाता है। फिर वो ओपन करता है ई चेक को स्पेसिफाइड स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के जरिए से। ऑथेंटिसिटी पता चल गई तो उसके बाद में उसको इंडोर्स भी कर सकता है और पेमेंट भी रिसीव कर सकता है अपने अकाउंट के अंदर। He also writes out a deposit slip and signs the same with his digital signature. Then the payee forward the e-check along with the deposit slip to the bank, to his bank through email. फिर वो अपने बैंक को यही चीजें सब ट्रांसफर कर देता है। जो ई चेक मिला है वो अपनी डिजिटल स्लिप वो सबको वो ट्रांसफर कर देता है। पेई बैंक वेरीफाई करेगा सब सिग्नेचर वगैरह को, और उसके बाद में ड्रोवर की बैंक को फॉरवर्ड करेगा। जो पेइंग बैंकर यानी जो ड्रोवर की बैंक है ना वो सब वेरीफाई करके अकाउंट के अंदर पैसे क्रेडिट कर देगी। अब एडवांटेज ये भी मोर कन्वीनियंट, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल चेकबुक कैरी करने की जरूरत नहीं है। इसको एनी टाइम चेक बोलते हैं, कोई भी टाइम, रात के 12 बजे भी चेक बना सकते हैं अपने। लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि ई चेक प्रोड्यूस करना है सॉफ्टवेयर है, पेपर तो यूज नहीं करना है, तो खर्चा कम। अवॉइड्स लॉस इन ट्रांजिट, बैड डिलीवरी। बैड डिलीवरी यानी गलत अकाउंट में पैसे चले जाना, उसको बैड डिलीवरी बोलते हैं। ये सब नहीं होता इसमें। मोर प्रोटेक्शन, ऑथेंटिसिटी यानी वो सही है कि गलत उसको चेक करना, सिक्योरिटी है कि नहीं वो डिजिटल सिग्नेचर से पता चलेगा। एंड अवॉइड्स डिले इन पेमेंट, इसमें कोई डिले नहीं होता। फिजिकल चेक को देखो यार, अब पेपर चेक सेंड फॉर कलेक्शन रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड, लेकिन फिजिकल चेक को आपने कन्वर्ट कर दिया ट्रंकेटेड चेक के अंदर, तो उसको तुरंत अपने बैंकर के अकाउंट में इंस्टेंटली अपने क्रेडिट कर सकते हैं, और इसमें ई चेक में कोई भी लेट नहीं होता है। एंड फैसिलिटेट्स ई बैंकिंग, और ये ऑफिस आवर्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे बताया ना मैंने, रात के 12 बजे 1 बजे भी आप चेक बना सकते हो, भेज सकते हो। अब इसके बाद सीधा अपने जाएंगे आईएमपीएस, पेज नंबर 6 के ऊपर है, इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। ये नवंबर 2010 से चालू हुई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। एनपीसीआई हैज बीन प्रमोटेड बाय 10 लीडिंग बैंक्स, उस जमाने में 10 बैंक ने शुरू किया था ये मोबाइल बेस्ड है। किस तरह से काम करता है, इसमें मोबाइल फोन से डिलीवर किया जाता है पैसा। अभी आपने जो क्या बोलते हैं उसको स्कैन करते हैं ना क्यूआर कोड, ऐसा ही एक आईएमपीएस नंबर होता है। ये आईएमपीएस नंबर से अपने सीधे मोबाइल टू मोबाइल पैसा ट्रांसफर करते हैं, सेम सेकंड आता है पैसा। इसको रियल टाइम डिलीवरी बोलते हैं। ये आईएमपीएस इज नथिंग बट, जिसने भी ये बुक लिखी है ना उसको नथिंग बट बहुत पसंद है। हर डेफिनेशन के अंदर नथिंग बट है। नथिंग बट अ मोबाइल बेस्ड बैंक लेड पेमेंट मैकेनिज्म। इट इज वेरी सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट एंड राउंड द क्लॉक पेमेंट मैकेनिज्म। इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसी भी टाइम पे अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। दिस सर्विस अलाउज द कस्टमर टू वन बैंक टू रेमिट फंड्स टू एन अकाउंट होल्डर इन अनदर बैंक बाय यूजिंग, सिर्फ मोबाइल फोन को यूज करके, एज ए सर्विस डिलीवरी चैनल। जो ये सर्विस ऑफर करना चाहती है वो एक नंबर देगी आईएमपीएस का, एंड इट शुड हैव ऑब्टेन द नेसेसरी ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई। और उसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा। बैंक की बात करें, दिस सर्विस कैन बी यूटिलाइज आइदर टू रिसीव मनी और पे मनी। इसमें देखो पैसे अगर रिसीव करने, पैसे रिसीव और पे करने के दोनों के प्रोसीजर सेम जैसे थे। टू रिसीव मनी फ्रॉम एनी अकाउंट होल्डर वन शुड रजिस्टर इज मोबाइल नंबर, पहले मोबाइल नंबर रजिस्टर कराओ बैंक के पास। फिर गेट इज मोबाइल एमएमआईडी बोलते हैं उसको, एमएमआईडी, बराबर ना। ये एमएमआईडी आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास एमएमआईडी है तो ही आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, आईएमपीएस करा सकते हो, नहीं तो नहीं। देखो मैं बताऊं एमएमआईडी, ये रहा,
मेरा MMID जो है ना वो 924021, लास्ट वाला डिजिट नहीं बोल रहा हूँ, बराबर ना। तो ये मेरा MMID है। इसमें MMID आप IFSC के साथ में अटैच होते हुए देखते हो। जो IFSC कोड है ना वो हर ब्रांच का अलग होता है, पर आगे जो मेन बैंक है ना उसके कोड लिखे जाएंगे, उसके बाद में आपकी ब्रांच का कोड होता है। 11 डिजिट का IFS कोड होता है, वो तो अपने पता है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड। अब अपने क्या करेंगे, मोबाइल नंबर और MMID सामने वाले को भेजेंगे, रिक्वेस्ट द रेमिटर टू सेंड मनी टू द अबव नंबर एंड MMID। फिर कंफर्मेशन मैसेज आएगा रेमिटर को, विथड्रॉ द मनी बाय यूजिंग एनी सर्विस चैनल। फिर उसको ATM से उठा सकते हो, चेक से उठा सकते हो, कैसे भी पैसे उठा सकते हो। अब मनी पे करना हो तो सेम, सामने वाले का MMID अपने को चाहिए, सामने वाले का मोबाइल नंबर चाहिए। फिर अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर SMS के यूज करके अपने ये मोबाइल बैंकिंग अपडेट कराएंगे या तो उसको एक्टिवेट कराएंगे। फिर मोबाइल नंबर और MMID बेनिफिशियरी का हमने देखा, उसको जैसे ही अंदर मेन्यू के अंदर रखेंगे और कंफर्म करेंगे तो पैसे जाएंगे उसमें, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। ये ऑलरेडी आगे भी सीख चुके हैं। एक तो राउंड द क्लॉक बैंकिंग, 24/7 बैंकिंग होता है। कन्वीनियंट बैंकिंग, आपको पर्सनली कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है। लो कॉस्ट बैंकिंग इसलिए क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना तुम्हारे पास, और टेक्नोलॉजी हमेशा कॉस्ट सेविंग होती है। प्रॉफिटेबल बैंकिंग, प्रॉफिटेबल क्यों, क्योंकि हायर प्रॉफिट इसलिए क्योंकि कस्टमर अकाउंट के अंदर एक ही सॉफ्टवेयर से हजारों कस्टमर को अपने हैंडल कर सकते हैं। कोई एडिशनल कॉस्ट इसके अंदर होती नहीं है नए कस्टमर को ऐड करने की। फिर लो कॉस्ट बैंकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, जगह की जरूरत नहीं है, जगह जितनी छोटी हो वो भी चल जाएगी। एक कंप्यूटर सिस्टम आपको मेंटेन करनी है उसके अंदर, तो बड़ी ब्रांचेस की जरूरत नहीं है, फिजिकल ब्रांचेस की इसके अंदर जरूरत नहीं है, तो जगह बच जाती है। फिर क्वालिटी बैंकिंग, क्वालिटी यानी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट, और इसमें ज्यादा कस्टमर्स आपको मिलेंगे। स्पीड बैंकिंग, कन्वीनियंट है, और कस्टमर बेटर बेटर कस्टमर रिटेंशन, अपने कस्टमर अपने पास रहे, रिटेंशन मतलब अपने पास रहना कस्टमर का, इसको रिटेंशन बोलेंगे। फिर सर्विस बैंकिंग, ई बैंकिंग क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बैंक्स टू एम्बार्क अपॉन many cash management products and to venture in the new fields like e-commerce, EDI, etc. In brief, it adds conveniences to the entire banking services apart from widening the range of services. सर्विसेज बढ़ती जा रही है, और ये नॉर्मली है ना, फिजिकल बैंकिंग की जगह पे सिर्फ सर्विस बैंकिंग हो गया है। अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, लिमिटेशंस। कांस्टेंट यानी लिमिटेशंस, बेनिफिट्स तो है, लेकिन सबसे पहले तो स्टार्टअप का खर्चा। एक तो इंटरनेट चाहिए आपको, सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और रिलेटेड कंपोनेंट्स। उसके बाद में इक्विपमेंट को मेंटेन करना है, वेबसाइट को मेंटेन करना है, एम्प्लॉय को स्किल प्रोवाइड करनी है, मतलब उनको ट्रेन करना पड़ेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो ई बैंकिंग को सपोर्ट करे, तो इसके लिए भी आपको खर्चा होगा। फिर ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, ट्रेनिंग स्टाफ को देना पड़ता है, और मेंटेन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को करना पड़ेगा। लैक ऑफ स्किल पर्सनल, ये चला पाए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सिक्योरिटी, सबसे बड़ा तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, तुम्हारी सिक्योरिटी की कोई सेफ्टी नहीं है इसके अंदर, बराबर नहीं, कभी भी तुम्हारे अकाउंट को कोई हैक कर सकता है। फिर लीगल इश्यूज के, सब चीजें टेक्निकल एक्सपर्ट को पूछ के, लीगल एक्सपर्ट को पूछ के डिसाइड की जानी चाहिए। कोई भी अगर रूल टूटा नहीं इसके अंदर तो पूरी हमारी बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगी। रिस्ट्रिक्टेड क्लाइंटेल, मतलब सबको नहीं आता ये बैंकिंग करना, इसलिए तुम्हारे क्लाइंटेल का मतलब नंबर ऑफ क्लाइंट्स वो कम होते हैं। और टेक्निकल प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों में पैसा बीच में अटक गया। रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस, नॉट ऑल ट्रांजेक्शन्स कैन बी कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली, सारे ट्रांजेक्शन्स अपने इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइसिंग मैकेनिज्म, नाउ प्लेयर्स इन द फील्ड हैव लोअर कॉस्ट देन ऑल बैंक्स, hence they can undercut the prices and provide stiff competition to established banks। तो यानी कि सब लोगों को है ना
कॉस्ट की परवाह नहीं, इन द फील्ड हैव लोअर कॉस्ट देन ओल्ड बैंक्स। सबके जो पुरानी बैंक थी उनकी कॉस्ट कम थी, तो इसका मतलब उनको प्राइसेस को अंडरकट करना पड़ेगा। समझो एक बात को, कि जो पुरानी बैंक है ना वो सालों से जड़ी हुई है, उनके रूट्स गहरे हैं, उनकी कॉस्ट कम है। नई बैंक के लिए सब खर्चा ज्यादा है। अब आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस एनईएफटी कंप्लीट कर लेते तुम। अभी देखो आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट is a new system of payment involved in the Indian banking environment. Main objective, online clearing and settlement of payments on a real time basis. Same second. आरटीजीएस और एनईएफटी में फर्क क्या है? सिर्फ अमाउंट का, 2 लाख से कम 2 लाख से ज्यादा। बाकी आरटीजीएस और एनईएफटी के अंदर प्रोसीजर सेम है। फर्क क्या है? खाली इसी बात का, इसमें भी आईएफएस कोड चाहिए, इसमें भी आईएफएस कोड चाहिए, बराबर। इसमें भी सामने वाले का अकाउंट नंबर चाहिए, इसमें भी सामने वाले का अकाउंट नंबर। नाम लिखना पड़ेगा अकाउंट होल्डर का, यहाँ पे भी नाम लिखना पड़ेगा। ट्रांसफर भी सेम तरीके से करना है, पर जैसे ही आप 2 लाख से ऊपर के अमाउंट लिखोगे ना, तो ऊपर भले तुमने एनईएफटी सिलेक्ट किया, पर ऑटोमेटिकली वो आरटीजीएस से हो जाएगा। और 2 लाख से कम की अगर अमाउंट होगी ना तो एनईएफटी। 1 सेकेंड दोनों में। इवन एनईएफटी के अंदर भी अभी है ना, पहले तो क्या 2-3 घंटे लगते थे एनईएफटी में, 2-4 मिनट लगने शुरू हुए। अभी तो है ना एनईएफटी के अंदर 5-10 सेकंड, आरटीजीएस में सेम सेकंड, सेकंड भी चेंज नहीं होगी। जहाँ तुमने क्लिक किया, जैसे यहाँ आया ना मैसेज के डेबिट हुए, वहां सामने मैसेज गया क्रेडिट हुए। इसको इसीलिए रियल टाइम बोला जाता है। रियल टाइम का मतलब सेम सेकंड, बराबर। Its main objective is to enable online clearing settlement of payment on a real-time basis across banks in different cities. The RTGS is an upgraded technology aimed at reducing dependence on payments through checks. It is radically different, radically यानी ऊपर से नीचे तक सब कुछ, उसको radically बोलते हैं हम। Different from the present day paper-based bank clearing system. It not only permits net settlement between banks, इसमें ना बैंक टू बैंक सेटलमेंट होता है। पहले ना आपका पैसा आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई आपकी बैंक के पास पैसा सामने वाले की बैंक के पास पैसा भेजेगी, सामने वाले की बैंक उस पर्सन के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगी। नाउ थिंक ओवर दैट, इन सब ट्रांजेक्शन के अंदर सिर्फ 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। तो इसकी स्पीड क्या, समझे ना, एकदम फास्ट स्पीड। इसमें सिस्टमेटिक रिस्क जो है ना वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा आरटीजीएस में पैसा रुक गया, ये पॉसिबल है नहीं है। अब मोडस ऑपरेंडी कैसे किया जाता है उसको मोडस ऑपरेंडी बोलेंगे। हाउ इज ऑपरेटेड उसका मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन, उसको मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। अंडर आरटीजीएस सिस्टम पेमेंट्स आर क्लियर singly and bilaterally as they occur. When a payment message is moved through the clearing house, the paying bank's account with the RBI is simultaneously debited. मैंने बोला ना पहले आपका पैसा जाएगा आरबीआई के अकाउंट में एंड क्रेडिटेड इन द रिसीवर बैंक्स अकाउंट, और आरबीआई आपके अकाउंट में से पैसा डेबिट करेगी और सामने वाले की बैंक के अंदर अकाउंट क्रेडिट करेगी, पैसा क्रेडिट करेगी। There are no end of day procedure as in case of paper based clearing system. There is a certainty of payment and the receiving bank can credit the beneficiary's account immediately and allow full use of funds. उसी वक्त ये मेन है। चेक के अंदर कैसा होता है कि तुम्हारा चेक का पैसा है ना तुम्हारे अकाउंट के अंदर दिखेगा, लेकिन तुम विड्रॉ नहीं कर पाओगे सुबह से लेकर शाम तक। शाम के 6 बजे बाद विड्रॉएबल होता है, बराबर। इसमें ऐसा नहीं है, जैसे ही पैसा अकाउंट में आया ना उसी टाइम से आप इसको यूज कर सकते हो, बराबर। अब एडवांटेज, सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, पेमेंट तुरंत आ जाएगा, यानी बेनिफिशियरी का अकाउंट क्रिएट होगा, दूसरा किसी का नहीं। उसके बाद में फास्टर कलेक्शन ऑफ फंड्स, पैसे तुरंत आते हैं। कलेक्शन वर्किंग कैपिटल साइकिल, रिसीवर्स वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर। इसका मतलब कैसा होता है कि अगर तुमको अभी के अभी पैसे की जरूरत है ना, तो सामने वाले से पैसे इसी तरह से मंगा सकते हो। फिर नो सेटलमेंट रिस्क, कोई सेटलमेंट का रिस्क नहीं है कि सेटल नहीं हुआ तो पैसा, यानी मतलब मैंने भेजा तो सही, सामने वाले के अकाउंट में नहीं गया तो ये नहीं होगा। इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट सीमलेसली, सीमलेस यानी मतलब विदाउट एनी स्टॉप, कोई स्टॉप नहीं बीच में, पैसा ट्रांसफर हो सकता है। लेस फ्रॉड एंड लेस प्रोसेसिंग कॉस्ट, फ्रॉड होते हैं इसमें पर बहुत कम,
यूपीआई जितने नहीं होते, ज्यादातर फ्रॉड किसमें होते हैं, यूपीआई में, क्योंकि उसमें सिंगल चैनल है, सीधा कोड स्कैन करके आपको क्या करना है, बराबर है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेटर इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे, सामने वाले को अगर पैसे की जरूरत है, अभी के अभी पैसा दे दिया, राइट, हमको पैसे की जरूरत है, अभी के अभी मंगवा लिया, तो हम सप्लाई बराबर से करा पाएंगे ना। विद दिस बेनिफिट इट इज एक्सपेक्टेड दैट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर आरटीजीएस विल राइज एंड द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स बाय चेक पेमेंट विल सी अ डिक्लाइन इन द कमिंग ईयर्स। ऑलरेडी कम हो गया है। 2019 की चेक बुक अभी भी मेरे पास चल रही है, 25 पेज में से कम 22 बाकी होंगे, 3 गए होंगे, वो भी किस लिए, किसी ईसीएस के लिए जो कैंसिल चेक देना पड़ता है ना, इसलिए गए होंगे वही। बाकी चेक से पेमेंट कोई करता ही नहीं है, क्योंकि ये फ्री है सिस्टम। और चेक अगर पे करेंगे किसी को भी तो क्या प्रॉब्लम होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो चेक जो तुमने दिया है ना वो 5.90 रुपीज का होता है, ये तो फ्री है। हर चेक का लीव कितने का होता है, 5 रुपये का, प्लस उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, तो 18×5 = 90, तो 5.90 रुपीज का एक चेक होता है, ये तो फ्री है, तो कौन चेक देगा। अब न्यू सिस्टम में क्या बताया गया, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम एक्सएमएस conforming to ISO 2002 and real time information and transaction monitoring and control system, ये अगस्त 2013 से एप्लीकेबल है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले तो जो सिस्टम यूज कर रहे हो ना, वो सिस्टम अपनी फील्ड के अंदर सबसे बेस्ट होनी चाहिए। और दूसरी बात, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, यानी अभी के अभी मैसेज भी आ जाना चाहिए आपको, जैसे पैसा आया गया दोनों के मैसेज आ जाने चाहिए। अब एनईएफटी, इसमें 11 डिजिट छोटा सा है, 11 डिजिट आईएफएससी कोड होता है, और वो 9 AM to 7 PM के बीच में, ऐसा बोला गया। इसमें 11 सेटलमेंट्स होते हैं, सैटरडे के अंदर 5 सेटलमेंट होते हैं, वो भी 9 से 1 के बीच में। अंडर इट फंड्स कैन बी ट्रांसफर इन इंडिया एंड नेपाल ओनली, और अबव 5 lakhs एनईएफटी वर्क्स आउट चीपर। 5 लाख से ऊपर का एनईएफटी यानी ऑटोमेटिकली, वो तो बताया मैंने, आरटीजीएस से जो जाता है, राइट, वो भी सेम डे के अंदर। यहाँ अप टू 10 लाख लिखा हुआ है, बाकी मेरे नॉलेज में है कि 2 लाख तक का एनईएफटी होता है। ओके,